फिल्म की शुरुआत 1994 में आंध्रा और तमिलनाडु बॉर्डर एरिया के पास आंध्र प्रदेश में होती है। हम जंगल वाले पहाड़ी रास्ते पर चलती हुई एक पैसेंजर बस को देखते हैं। अचानक से 3 लुटेरे उस बस के ऊपर अटैक कर देते हैं, बस का एक्सीडेंट करवा देते हैं। लोग घायल होकर तड़प रहे होते हैं और ये तीनों लुटेरे उन घायलों को लूटना शुरू कर देते हैं। औरतों की नाक और कान काटकर उनके गहने भी लूट लेते हैं। इस घटना से पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है। सीनियर ऑफिसर सभी पुलिस वालों की मीटिंग बुलाता है और इस ऑफिसर से कहता है कि जिसने भी ये किया है ना, उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, जहां दिखे गोली मार देना। घटना के कुछ दिन बाद हम फिर से इस पुलिस वाले को देखते हैं। वो अपनी जीप में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ मंदिर जा रहा था। तभी वही तीनों लुटेरे इसके ऊपर हमला कर देते हैं और पुलिस वाले को जान से मार देते हैं, लेकिन उसकी वाइफ वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इनके कुछ सालों बाद तमिलनाडु की एक मार्केट में हम छोटे मोटे गुंडे पनीर सेल्वम को देखते हैं। इस औरत के भेजे हुए गुंडे सेल्वम को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में एक लड़का रत्नम आकर इस औरत को मार देता है। सेल्वम की जान बच जाती है, लेकिन कत्ल के इल्जाम में सेल्वम ही रत्नम को जेल भिजवा देता है और फिर कुछ सालों के बाद सेल्वम ही रत्नम को जेल से बाहर भी निकालता है। रत्नम अनाथ था, उसने सेल्वम की जान भी बचाई थी, तो सेल्वम ही अब उसे अपने बेटे की तरह पालने लगता है। कहानी कुछ साल और आगे बढ़ती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सेल्वम अब छोटा मोटा गुंडा नहीं रहा, वो अब वेल्लोर का एमएलए बन चुका है और रत्नम आज भी सेल्वम के लिए सारे अच्छे बुरे काम करता है। रत्नम सेल्वम के कहने पर किसी को भी मार देता है और हर बार रत्नम की जगह सेल्वम का कोई आदमी सरेंडर कर देता है और हर बार एमएलए सेल्वम रत्नम को बचा लेता है। इधर तमिलनाडु और आंध्रा बॉर्डर पर लगातार लूटमार और कत्ल की घटनाएं होती रहती हैं, जिसको लेकर पुलिस स्टेशन में कई सारी कंप्लेंट्स भी आती हैं, जिसके बाद कलेक्टर अपनी ऑफिस में एक बड़ी सी मीटिंग बुलाता है। दरअसल 1959 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तिरुपति एरिया, जो कि पहले तमिलनाडु में था, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश को दे दिया था। इसके बाद कई सारे तमिल लोगों की जमीनें भी आंध्र प्रदेश में चली गई थी। स्टेट बदल जाने से तमिल लोगों को परेशानियां होने लगी, तो आंध्रा बॉर्डर एरिया के पास नगरी गांव में कुछ लोग मिलकर तमिल लोगों की जमीनों को कम दामों में खरीदने लगे और जो नहीं दे रहा था उसे मारते थे, धमकाते थे। एक ऑफिसर कलेक्टर को बताता है कि इन सब के पीछे रायडू ब्रदर्स, भीमा रायडू, सुब्बा रायडू और राघवा रायडू का हाथ है। कई सारे मिनिस्टर्स भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा है। इसी के साथ हम नगरी गांव की एक लड़की मल्लिका को देखते हैं। वो अपने गांव से बस में बैठकर वेल्लोर आती है। दरअसल मल्लिका अपना नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर चुकी है, डॉक्टर बनना उसका सपना है। वो पहले भी 3 बार नीट का एग्जाम दे चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में उसे सीट नहीं मिली थी और प्राइवेट कॉलेज में फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो चौथी बार वेल्लोर में नीट का एग्जाम देने के लिए आती है। वेल्लोर में मल्लिका अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती है। दूसरी तरफ रत्नम अपने दोस्तों के साथ मार्केट में एक आदमी की पिटाई कर रहा था, क्योंकि इसने एमएलए के किसी आदमी से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन अब वापस नहीं कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला रत्नम को अपने पास बुलाता है और रत्नम को देखकर उसकी माँ लोग न्यागी के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। उसकी गालियां सुनकर रत्नम गुस्से में ही ऑन ड्यूटी पुलिस वाले की पिटाई कर देता है। इसके बाद स्टेट के सभी पुलिस वाले रत्नम के ऊपर भड़क जाते हैं, उसे अरेस्ट करने के लिए वारंट भी निकलवा लेते हैं। तब एमएलए सेल्वम पुलिस वालों के पास आता है और पुलिस वालों से बात करके इस मामले में सुलह करवा देता है। अगले दिन मार्केट में अपने दोस्तों के साथ होता है, तभी वो स्कूटी से जाती हुई मल्लिका को देखता है। मल्लिका का चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। रत्नम अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करता है, लेकिन ट्रैफिक में मल्लिका गायब हो जाती है। अगले दिन मल्लिका अपना एग्जाम देने कॉलेज जा रही थी। रत्नम फिर से उसे देख लेता है और फिर से उसका पीछा करता है और जैसे ही मल्लिका कॉलेज के गेट पर पहुंचती है, कुछ लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रत्नम उनके बीच में आ जाता है और मल्लिका को उन लोगों से बचाकर एग्जाम लिखने के लिए कॉलेज के अंदर भेज देता है। मल्लिका एग्जाम लिखकर वापस आती है तो कॉलेज के बाहर का माहौल देखकर हैरान रह जाती है। मल्लिका की फ्रेंड उसे बताती है कि तुझे अंदर भेजने के बाद उस लड़के ने तेरे लिए सभी गुंडों को बहुत पीटा और अब पुलिस उन लोगों को उठाकर ले गई है। मल्लिका अपनी फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, रत्नम से मिलती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? रत्नम कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन जब कोई लड़की मुसीबत में हो तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। हम लोग कोई गुंडे नहीं है, बस अच्छे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बुरे लोगों को मारते हैं। वो मल्लिका को अपना नंबर देता है और कहता है कि तुम जब तक वेल्लोर में हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मल्लिका बताती है कि गांव में एक जमीन को लेकर हमारा छोटा सा झगड़ा चल रहा है, शायद मुझे डराने के लिए उन लोगों ने इन गुंडों को भेजा होगा, आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी रत्नम अपने आदमियों के साथ दिन रात मल्लिका की रखवाली करता है ताकि वो गुंडे दोबारा उसके ऊपर अटैक न कर सके। मल्लिका अपना एग्जाम खत्म करती है, जॉब के लिए कुछ इंटरव्यूज देती है और फिर एक दिन अपने घर वापस जाने के लिए बस स्टैंड पर जाती है। मल्लिका बस में बैठी होती है। रत्नम उसके पास जाकर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हारी एक फोटो ले सकता हूँ? मल्लिका नाम बताती है। रत्नम उसकी एक फोटो खींचता है और वहां से चला जाता है। मल्लिका बस सोचती रह जाती है कि आखिर रत्नम ने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। इधर रत्नम एमएलए सेल्वम के पास जाता है और उसे मल्लिका की फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही सेल्वम चौंक जाता है, क्योंकि मल्लिका पूरी तरह से रत्नम की माँ लोग न्यागी के जैसी दिखती है। दरअसल रत्नम के बचपन में उसकी माँ वेल्लोर मार्केट में काम करती थी और एक दिन कुछ गुंडों ने रत्नम का किडनैप कर लिया था। रत्नम को छुड़ाने के लिए उसकी माँ इस औरत के पास जाती है, तब ये औरत रत्नम की माँ को कोठे पर बिठा देती है। एट द सेम टाइम कोठे पर रेड पड़ जाती है, जिसमें पुलिस वाले रत्नम की माँ को भी पकड़ लेते हैं और अखबार में उसका फोटो भी आ जाता है। रत्नम की माँ यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और लॉकअप में ही आत्महत्या कर लेती है। पुलिस वाले उसकी लाश को मार्केट में ही छोड़कर चले जाते हैं, कोई भी उसकी लाश को हाथ नहीं लगाता। उस टाइम पर सेल्वम भी गली का छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था और उसी ने रत्नम की माँ का अंतिम संस्कार करवाया था। और यही वजह है कि रत्नम आज भी सेल्वम की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और उसे अपने पिता के जैसा मानता है। खैर प्रेजेंट में रत्नम सेल्वम को सब कुछ बताता है और कहता है कि इसलिए मैं इतने दिनों से उस लड़की की
उनकी हिफाजत कर रहा था। जिसके बाद सेल्वम कहता है कि खतरा अभी टला नहीं है, अगर उन लोगों ने रास्ते में बस पर हमला कर दिया तो क्या करोगे। रत्नम तुरंत अपनी गाड़ी से बस का पीछा करता है, बस रुकवा कर मल्लिका को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। उसी टाइम पर कुछ गुंडे फिर से मल्लिका के ऊपर अटैक कर देते हैं। रत्नम उनकी पिटाई करता है और फिर मल्लिका को गाड़ी में बिठाकर भागने लगता है। गुंडे हाईवे पर उसका पीछा करते हैं, उन्हें चकमा देते हुए रत्नम गाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। गुंडों से पीछा छुड़ाने के बाद रत्नम उससे पूछता है कि अब बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। मल्लिका उससे बताती है कि जब तिरुपति तमिलनाडु से अलग हुआ तो हमारी जमीनें आंध्रा में चली गई। उस जमीन पर हमारे पूर्वजों की कब्र हुआ करती थी। हम लोग हर साल पूरी फैमिली के साथ वहां जाते थे, लेकिन पिछले साल जब हम वहां गए तो किसी ने उस जमीन पर एक बड़ा सा मेडिकल कॉलेज बनवा लिया था। यह देखकर मल्लिका के पिता पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हैं। अगले दिन मल्लिका के घर आंध्रा से कुछ सरकारी ऑफिसर आते हैं और उसके पापा को धमकाने लगते हैं कि मेडिकल कॉलेज रायडू ब्रदर्स ने बनवाया है, उनसे उलझना ठीक नहीं है, जमीन उनके नाम कर दो। मल्लिका के पापा मना कर देते हैं। जिसके बाद अगले दिन रायडू ब्रदर्स भी मल्लिका के घर आते हैं और जैसे ही रायडू मल्लिका के पापा को मारने वाला होता है तभी मल्लिका उसे धक्का दे देती है और पूरी बहादुरी के साथ रायडू ब्रदर्स के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका को देखकर भीमा रायडू डर जाता है और अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। कहानी सुनाने के बाद मल्लिका गाड़ी में ही सो रही होती है और रत्नम पूरी रात जागकर उसकी हिफाजत करता है और अपने आदमियों से रायडू ब्रदर्स की पूरी हिस्ट्री निकलवाता है। अगले दिन वो मल्लिका से कहता है कि रायडू ब्रदर्स बहुत खतरनाक है, तुम घर जाकर अपने पापा को समझाओ, जो भी पैसे मिल रहे हैं ले लो और जमीन उनके नाम कर दो। मल्लिका भी यह सुनकर सॉफ्ट हो जाती है। घर आने के बाद रत्नम मल्लिका के पापा को भी यही बात समझा रहा होता है। मल्लिका के पापा कहते हैं कि कोर्ट ने जमीन खाली करने का ऑर्डर पास कर दिया है, अब बस कुछ ही दिनों की बात है, हम ये केस जीत जाएंगे। तभी बाहर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। रत्नम बाहर आकर देखता है तो रायडू के गुंडों ने उसकी गाड़ी को ही उड़ा दिया था। वो मल्लिका के साथ साथ रत्नम को भी मारने के लिए आए थे। ये देखकर रत्नम गुस्सा हो जाता है और उन गुंडों की जबरदस्त पिटाई करता है। इसी बीच रत्नम को पता चलता है कि कोर्ट ऑर्डर के बाद भी रायडू आज मेडिकल कॉलेज में पूजा करवा रहा है। रत्नम मल्लिका को लेकर कॉलेज जाता है। भीमा रायडू पूजा करने के लिए बैठा होता है। सभी रिश्वतखोर सरकारी ऑफिसर्स भी पूजा सेरेमनी में बैठे होते हैं। रत्नम उनसे कहता है कि कोर्ट ने इस जमीन को खाली करवाने का ऑर्डर दिया है, फिर भी आप लोग यहाँ पर पूजा करवा रहे हो। वो सबके सामने भीमा को धमकी देता है कि अगर 10 दिन में तुमने ये बिल्डिंग नहीं हटाई तो मैं इस बिल्डिंग को गिरवा दूंगा। घर वापस आकर रत्नम मल्लिका के पापा से पूछता है कि वो आपको छोड़कर मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं। तब वो बताते हैं कि पूर्वजों की वसीयत के हिसाब से मल्लिका ही उस जमीन को बेच सकती है और अगर मल्लिका मर गई तब वो मुझे धमकाकर मुझसे ये जमीन अपने नाम करवा लेंगे। इसके बाद रत्नम अपने सभी आदमियों को नगरी बुलाता है ताकि वो मल्लिका की प्रॉब्लम को कर सके और सब लोग मिलकर मल्लिका की हिफाजत कर सके। मल्लिका के घर में ऊपर भी एक कमरा होता है। मल्लिका उस कमरे की सफाई करके उनके रहने का इंतजाम कर देती है, लेकिन उसे अब तक पता नहीं था कि रत्नम उसके लिए यह सब कुछ क्यों कर रहा है। कुछ दिन बाद मल्लिका के घर में उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। मल्लिका के पापा कहते हैं कि हमारे पास भी तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई तो होना चाहिए, लेकिन मल्लिका शादी से मना कर देती है और कहती है कि रत्नम भी तो मेरी देखभाल कर रहा है, तो अब क्या मैं उससे शादी कर लूं। रत्नम ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपना पर्स निकालता है और अपनी माँ की तस्वीर उन्हें दिखाता है। वो मल्लिका से कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरी माँ से मिलती है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दूसरी फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर मल्लिका और भी हैरान हो जाती है। वो भी रत्नम से कहती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं भी सिर्फ तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे मन में भी तुम्हारे लिए कोई गलत विचार नहीं है। अगले दिन रत्नम कहीं जा रहा होता है, तभी मंदिर का पुजारी उनका रास्ता रोक लेता है। वो रत्नम को अपने साथ चलने के लिए कहता है। पुजारी के पीछे पीछे रत्नम उसके घर जाता है। यहाँ पर रत्नम मंदिर के मुख्य पुजारी से मिलता है। वो रत्नम से कहते हैं कि इस इलाके में सिर्फ तुम ही हो जो भीमा रायडू के खिलाफ खड़े हो, अगर तुम भीमा रायडू को मार दो तो हम तुम्हें इसके बदले बहुत सारा पैसा देंगे। ये सुनकर रत्नम भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि पुजारी होकर आप सब किसी को मारने की बात कर रहे हो, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तस्वीर रत्नम की मां लोग न्यागी की होती है। मुख्य पुजारी उसे बताता है कि लोग न्यागी मेरी बहू थी। दरअसल ये पुलिस वाला जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था मुख्य पुजारी का बड़ा बेटा था और फिल्म की शुरुआत में जिन 3 लुटेरों ने बस को लूटा था वो रायडू ब्रदर्स ही थे। उनमें से एक भीमा रायडू मुख्य पुजारी का छोटा बेटा है और उसका असली नाम धर्मलिंगम था। बाकी दोनों धर्मलिंगम के दोस्त केशवम और पुण्यकोडी थे। बस लूटने के बाद तीनों घर के अंदर ही गहनों को छुपा रहे थे। तब रत्नम की मां लोग न्यागी ने उन्हें देख लिया था और उसने ही अपने पति जो कि पुलिस वाला था और बस डकैती वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसे सब कुछ बता दिया था कि बस लूटने वाला कोई और नहीं तुम्हारा छोटा भाई धर्मलिंगम ही है। धर्मलिंगम ये सुन लेता है और वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोग न्यागी और अपने बड़े भाई को मारने का प्लान बनाता है। और उस टाइम जब ये दोनों मंदिर जा रहे थे तभी धर्मलिंगम इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। वो लोग पुलिस वाले को मार देते हैं, लेकिन लोग न्यागी जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी इनसे बचकर भाग जाती है। इसके कुछ साल बाद ये तीनों एक एनआरआई फैमिली को मार देते हैं और उनके परिवार की आइडेंटिटी लेकर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके रायडू ब्रदर्स बन जाते हैं। प्रेजेंट में रत्नम समझ चुका था कि वो अनाथ नहीं है, पुजारी की फैमिली उसकी अपनी फैमिली है और मुख्य पुजारी उसके दादाजी है, लेकिन वो ये बात किसी को भी बताने से मना कर देता है। फिर रत्नम वापस मल्लिका के पास आता है और पता चलता है कि मल्लिका ने नीट का एग्जाम पास कर लिया है और इस बार तिरुपति के कॉलेज में उसे सीट मिल चुकी है, लेकिन उसे तिरुपति कॉलेज जाकर एडमिशन के लिए फीस जमा करना होगा। रत्नम मल्लिका को लेकर तिरुपति कॉलेज में जाता है, उसका एडमिशन करवा देता है। जैसे ये लोग कॉलेज के बाहर निकलते हैं रायडू के लोग इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रत्नम ने पहले से ही खुद को बचाने का प्लान बनाया था। वो लोग एक ट्रक से भागने लगते हैं। सुबह रायडू अपने आदमियों के साथ इनका पीछा कर रहा होता है। जंगल में वो लोग रत्नम और मल्लिका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी रत्नम अपनी गन निकालता है और रायडू के गुंडों को
गोली मारना शुरू कर देता है और आखिर में वो सुब्बा रायडू को भी गोली मार देता है। यह देखकर रायडू के बाकी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। सुब्बा रायडू के मरने से दोनों स्टेट में हड़कंप मच जाता है। दोनों स्टेट के सीएम तक बात पहुंच जाती है और फिर दोनों पार्टियों में सुलह करवाने के लिए दिल्ली से एक आदमी को भेजा जाता है। दोनों पार्टियों के बीच एक मीटिंग रखी जाती है। दिल्ली से प्रिंसिपल सेक्रेटरी आकर मीटिंग को अटेंड करता है। रायडू के लोग कहते हैं कि हम इस जमीन के लिए दुगने पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन इन लोगों ने फिर भी हमारे एक साथी को मार दिया। जिसके बाद मल्लिका कहती है कि हमें अब इस जमीन के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी जमीन पर जो मेडिकल कॉलेज बना है, इसलिए मैं अपनी जमीन सरकार को गिफ्ट कर रही हूँ। वो जमीन के सारे पेपर्स सेक्रेटरी को दे देती है, जिसके बाद सेक्रेटरी भी अपना फैसला सुनाता है कि यह कॉलेज अब गवर्नमेंट कॉलेज होगा और इसके आसपास की जमीनें भी गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेकर कॉलेज को और भी बेहतर बनाएगी। दोनों में से कोई भी पार्टी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगी और अगर कोई हमला करता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। आसपास की जमीन भी रायडू ब्रदर्स की ही थी। इस तरह से एक ही झटके में रायडू ब्रदर्स की करोड़ों की जमीनें गवर्नमेंट के पास चली जाती है। सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तब रत्नम भीमा रायडू के पास जाता है और भीमा रायडू से कहता है कि तूने मल्लिका को सिर्फ इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि उसकी शक्ल लोक न्यागी से मिलती है। मल्लिका को तो मैंने बचा लिया, लेकिन लोक न्यागी का हिसाब अभी भी बाकी है। यह सुनकर भीमा रायडू हैरान हो जाता है। वो अपने सभी आदमियों से पुजारी और उसकी पूरी फैमिली का पता लगाने के लिए कहता है। फिर वो लोग पुजारी के घर भी पहुंच जाते हैं। घर में सिर्फ औरतें और बच्चे ही होते हैं। भीमा रायडू यानी कि धर्मलिंगम परिवार की औरतों और बच्चों को मारकर उनके गहने लूट लेता है। थोड़ी देर बाद रत्नम भी बाकी लोगों के साथ घर आता है तो सबकी हालत देखकर रोने लगता है। वो गुस्से में पागल हो जाता है और भीमा रायडू को मारने के लिए निकल पड़ता है। इन्हें सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि भीमा रायडू और उसके गुंडों ने रत्नम के पूरे परिवार को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। सेक्रेटरी भी तुरंत आंध्रा पुलिस को ऑर्डर देता है कि रायडू ब्रदर्स जहां भी मिले उनका इनकाउंटर कर दो, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि भीमा रायडू और राघवा रायडू कहां छुपे हैं। इधर रत्नम पुजारी फैमिली में अपने भाइयों की हेल्प लेता है। उन्हें रायडू के आदमियों का पीछा करने के लिए कहता है और उनका पीछा करते हुए आखिरकार उन्हें रायडू के सीक्रेट लोकेशन का पता चल जाता है। रात में रत्नम वहां जाता है, जिसके बाद क्लाइमैक्स की एक जबरदस्त फाइट सीन होती है। फाइट में रत्नम पहले राघव रायडू को और आखिर में भीमा रायडू को भी मार देता है। वो भीमा रायडू का सर धड़ से अलग कर देता है, उसे एक बोरी में भरकर पुलिस स्टेशन लेकर आता है और खुद को सरेंडर कर देता है। पुलिस वाले उसे लेकर जेल जा रहे होते हैं। तभी सेल्वम उसे कॉल करता है। वो रत्नम से कहता है कि तुमने खुद को सरेंडर क्यों किया, तुम्हारी जगह पर कोई और सरेंडर कर देता। रत्नम कहता है कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपकी कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। मल्लिका भी वहीं पर होती है। रत्नम उससे कहता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी से शादी करके खुश रहना, मेरी फिक्र मत करना। मल्लिका कहती है कि आखिर तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो। रत्नम कहता है कि तुम मेरी माँ जैसी दिखती हो, मतलब कि तुम मेरे लिए मेरी माँ ही हो। जब मैं छोटा था तब अपनी माँ को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मल्लिका भी रोते हुए एक माँ की तरह उसे गले लगा लेती है और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।